हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो लीवर चेकअप कैंप है, फाइब्रोस्कैन कैंप है, और साथ में जो किडनी का अर्ली किडनी डिटेक्शन चेकअप कैंप है, वो लगेगा 20 तारीख को, यानी कि शनिवार को, तीसरे शनिवार को। हालांकि अब दूसरे शनिवार को भी लगना शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए आप पहले पता करके आएँ। तो जिसको भी कराना हो, मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज का टॉपिक है आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। और सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही होता है कि मेरा इरिटेबल बावल सिंड्रोम ठीक क्यों नहीं होता है, क्या कोई परमानेंट क्योर है भी या नहीं है। ठीक है, मैं क्या बताऊं यार, सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं खुद सामने बैठा हूं, है ना। चलिए बात करूंगा कि आखिर इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और कौन से डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, देखो, इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक क्रॉनिक कंडीशन है, नो डाउट। जब हम सारे टेस्ट रूल आउट कर लेते हैं, पेट में अल्ट्रासाउंड भी करा के देख लिया, ठीक है, और आपने कुछ और स्पेशल टेस्ट आईबीडी के करा के देख लिए, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ के करा के देख लिए, सब नॉर्मल आ रहे हैं, टेस्ट करा लिए, स्टूल में कैल्प्रोटेक्टिन टेस्ट भी करा लिया, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज़ है, उसको भी रूल आउट कर लिया। और भी बाकी टेस्ट, किसी ने कोलोनोस्कोपी भी करा लेते हैं लोग, एंडोस्कोपी भी करा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तब जाके बोलते हैं कि भाई इसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, इसको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है पेट की, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। क्यों होता है? ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है कि ये गट ब्रेन एक्सिस, हमारे पेट और दिमाग की जो एक्सिस होती है वो गड़बड़ हो जाती है। काफ़ी हद तक सच है, ठीक है, लेकिन सच बोलूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेबल नहीं होती हैं। कई बार पेट की वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है, कई बार दिमाग की वजह से पेट खराब हो जाता है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको अभी। तो एक पेशेंट है जो अब होता क्या इरिटेबल बावल सिंड्रोम में, पहले ये बता दूं कि पेट में दर्द होना, गैस बनना, ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, ये सब होता रहता है। क्रॉनिक कंडीशन है, सालों से चली आ रही है। ठीक है, और इसके ये बीच बीच में ट्रिगर हो जाती है, मतलब आपने दवाई दवाई दी, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर शुरू हो गई। ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये जो फ्लेयर अप होता है, कहीं ज़्यादातर लोगों में 2 से 4 दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों में महीनों और हफ्तों तक हो रह सकता है। क्यों होता है ट्रिगर? पहला तो स्ट्रेस, बिल्कुल। अब मैं एग्जांपल देता हूँ स्ट्रेस का, कि एक इंसान जैसे दिल्ली में रहता है और वो घूमने फिरने बाहर चला जाता है, तो वहाँ उसको कोई पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब कुछ खा रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको। ठीक है, वहाँ स्पेशली अगर कुछ होगा तो इन्फेक्शन ही होगा बाहर का खाना खाने से, लेकिन अदरवाइज उसको कोई गैस नहीं बन रही है, कोई पेट में दर्द नहीं है, क्योंकि वो माइंड उसका फ्री है, स्ट्रेस फ्री है। मोमेंट वो दिल्ली में वापस आता है अपने वर्क प्लेस पे, उसके सारे स्ट्रेस फिर ट्रिगर हो जाते हैं और आईबीएस फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब जब स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ती है, आईबीएस भी बढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, डाइट ऐसी है जिससे ये ट्रिगर हो सकता है। मतलब कि आपका मूड बहुत अच्छा था, आप घूमने गए, मॉल में गए, खाना खाने गए अपने घर वालों के साथ, बिल्कुल ठीक ठाक थे, आपने कुछ ऐसा खाया कि उसी समय आपका पेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि आपने कुछ ऐसा फूड ले लिया जो कि आपको नहीं लेने चाहिए थे। तो ये फूड्स कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको पता होने चाहिए? हाई फोडमैप डाइट, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि फ्रक्टोज ज़्यादा होता है ना, उन एक, अगर आप नेट पे पढ़ना चाहें तो हाई फूड मैप डाइट आप निकाल सकते हैं, कौन कौन से फूड हैं जो हाई फूड मैप हैं, जिसके अंदर डाइट ऐसे फूड कौन से हैं, तो उसको आप अवॉइड करिए, आपको लो फूड मैप डाइट लेनी है। और किसको बोलते हैं फूड मैप, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। कुल मिला के कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पेट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे बैक्टीरिया को उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे फूड्स में आपको एक लिस्ट आपको यहाँ पे दे दूंगा जो आपको अवॉइड करने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो शुगर बंद करिएगा, मीठी चीज़ें बंद करिएगा, गेहूँ व्हीट अवॉइड करिएगा, एल्कोहल अवॉइड करिएगा, कई बार दारू पीने के बाद भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, और स्मोकिंग से प्रेसिपिटेट हो सकता है, चाय कॉफ़ी से ये प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो चाय कॉफ़ी भी अवॉइड करिएगा। कुछ प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड होते हैं उनसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है उनसे हो सकता है। ठीक है, कुछ बहुत हाई फाइबर फूड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, जैसे कि ब्रोकली हो गई, जैसे कि गोभी हो गई, पालक हो गई, तो इनसे भी हो सकता है, जो बहुत हाई फाइबर डाइट है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे जैसे
वाइट चने से होता है, मुझे राजमा से होता है। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम राजमा खाने से या वाइट चने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपनी एक फूड डायरी निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, आपको खुद लिखना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। क्योंकि फिर जब पेट में प्रॉब्लम होती है ना, फिर दिमाग और ख़राब हो जाता है। सच बता रहा हूँ, इंसान का ये आपस में ना एक ऐसा कनेक्शन है जिसका पता नहीं है कि दिमाग से पेट खराब हो रहा है या पेट से दिमाग खराब हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं। जब होना शुरू होता है ना, फिर आपके दोनों काम खराब हो जाते हैं, दिमाग भी खराब हो जाता है, पेट भी खराब हो जाता है। तो दोनों का इलाज ज़रूरी है। अब इलाज कौन करेगा? दिमाग का इलाज साइकियाट्रिस्ट करता है, पेट का इलाज गैस्ट्रो वाला करता है। तो क्या दोनों के पास जाएं? जी नहीं। 3 लोग कर सकते हैं, गैस्ट्रो वाला भी कर सकता है, साइकियाट्रिस्ट भी कर सकता है, और मेरे जैसा फिजिशियन भी कर सकता है जो सब कुछ देखता है। और डाइटिशियन के टच में अगर रहना है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इतना बड़ा कोई वो है नहीं, आजकल तो चैट जीपीटी है, वहाँ पे जाओ पता लगा लो कौन से फूड अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो और अब तो डाइट भी आप डेली की बनवा के वहाँ से ले सकते हो। हालांकि मैं डाइटिशियन के पेट पे लात मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा काम भी अगर आपका एआई से हो जाए तो आप वो भी कर लेना, वैसे कर ही रही है दुनिया, अपने आप ही दवाइयाँ खा रहे हैं सब लोग। तो ये है। तो अब आपको इसमें दवाइयाँ लंबी चलती हैं, नो डाउट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, योगा, मेडिटेशन, वॉक, नेचर के पास कैसे जाएं, अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करें, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट नंबर 1। नंबर 2 डाइट मैनेजमेंट। नंबर 3 सारे एडिक्शंस बंद करो, दारू सुट्टे बंद करो, तब जाके आप ठीक हो पाओगे। चौथा, अगर वेट ज़्यादा है वेट कम करो, वजन कम करो। पांचवा, अपने एक बार सारे टेस्ट पहले करा के देख लो, अपना फाइब्रो स्कैन करा के देख लो, अपना स्टूल टेस्ट करा के देख लो, फीकल कैल्प्रोटेक्टिन टेस्ट करा के देख लो, अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, रूटीन सारे B12 विटामिन डी ये भी करा के देख लो। सारा एक बार कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा के तब होता है कि जब कुछ ना निकले तब हम बोलते हैं ये IBS है। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट का स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसको एंग्जाइटी भी है, इसको डिप्रेशन भी है। तो वहाँ से पता चलता है कि इसका ये प्रॉब्लम भी है। तो आपका बेसिकली ट्रीटमेंट, दिमाग का ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, डिप्रेशन एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट, स्ट्रेस का मैनेजमेंट, डाइट, ठीक है। उसके अलावा लाइफस्टाइल, है ना, लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है। रोज़ आधा घंटा वॉक करो, योगा भी करते हो तो वॉक भी शुरू करो आधा घंटा। तो ये सारी चीज़ें की मेहनत करनी पड़ेगी, खाली एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते। और जो दवाइयाँ होती हैं वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हम बोलेंगे हाई फाइबर डाइट लो, किसी को डायरिया है तो हम अब उसको नहीं बोलेंगे कि आप हाई फाइबर डाइट लो। और दोनों की दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। कॉन्स्टिपेशन वालों की अलग दवाई है, उसकी अलग दवाई है, डायरिया वालों की अलग दवाई है। तो ऐसा नहीं कि हर दवाई IBS की सेम होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। जाते जाते क्या बोलूँ, पता नहीं चलता यार कब IBS हो जाए। छोटी सी चिंगारी भी आपका IBS भड़का सकती है। तो उसी पे गाना है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग चल गई, तेरी मेरी दोस्ती IBS में बदल गई। गर्लफ्रेंड ने झटका दे दिया उधर फोन पे, ब्रेकअप हो गया और IBS शुरू हो गया। सोचा था आपने? गोलमाल है सब।